वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे, तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स या ये बोले मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो हम इसकी समरी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो लेट्स डिस्कस समरी ऑफ चैप्टर 10 फ्रॉम 11th एनसीईआरटी पार्ट 2। तो पूरा का पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा कुछ पॉइंट्स में जो हमने सीखा है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड is that it can flow, इसलिए उसको हम फ्लूइड कहते हैं। The fluid does not have any resistance to change of its shape। किसी भी शेप में आप फ्लूइड को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो रेजिस्टेंस शो नहीं करता। Thus the shape of a fluid is governed by the shape of its container। जैसा कंटेनर वैसा शेप। लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। सिरिंज में भर के आप अगर उसका प्लंजर या बोले उसका पिस्टन आगे मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर उसमें हवा भरी है, आगे से मुंह बंद है, तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं हवा को, बट लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज अ फ्री सरफेस ऑफ इट्स ओन। इसकी एक खुद की फ्री सरफेस होती है। ए गैस इज कंप्रेसिबल एंड इट एक्सपांड्स टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट। गैस तो पूरी जगह में फैल जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं, छोटी क्लास में भी आपने इसको पढ़ा था। If F is the normal force exerted by a fluid on an area A, ठीक है, एरिया A है, फोर्स F है जो नॉर्मली काम कर रहा है, देन एवरेज प्रेशर P एवरेज जो होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। जो यूनिट है प्रेशर की वो है पास्कल। प्रेशर को हम नापते हैं पास्कल में, और ये इक्विवेलेंट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो हम ऐसा यूनिट कह सकते हैं पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो दूसरी कॉमन यूनिट्स काम में आ रही है हमारे प्रेशर के, सभी से हमें फैमिलियर होना जरूरी है। वो है एटीएम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। 1 बार, एक बार में होते हैं 10⁵ पास्कल। यानी एक बार और एक एटमॉस्फेयर में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं 1.01 का फैक्टर। फिर टॉरिसैली के नाम पर एक टॉर होता है 133 पास्कल, 133 पास्कल के बराबर, या बोले 0.133 किलो पास्कल के बराबर। फिर 1 mm ऑफ Hg, यानी टॉरिसैली का जो बैरोमीटर था उसमें क्या था, मरकरी कॉलम, उससे हम प्रेशर नापते थे। तो अगर मरकरी कॉलम की हाइट है 1 mm, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर माना जाता है एक टॉर, टॉरिसैली के नाम पे, टॉरिसैली का बैरोमीटर, तो एक टॉर, तो वो होता है 133 पास्कल। 1 mm of Hg is equivalent to 1 torr equal to 133 पास्कल। ये जो डिटेल है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है कंपटीशन में भी और स्कूल एग्जाम में। कभी कभी प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछ लिया जाता है बच्चों, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स विच आर एट द सेम हाइट। सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां सभी जगह प्रेशर सेम रहेगा। ए चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। कहीं पर भी अगर हम प्रेशर लगाते हैं बिना कम हुए, अनडिमिनिश्ड बिना कम हुए, टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, उस फ्लूइड के हर पॉइंट तक वो प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा। एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, उस पर भी लगेगा वो प्रेशर। 6 point, the pressure in a fluid varies with depth h according to the expression Pa atmospheric pressure जो ऊपर लग रहा है प्लस रॉ gh। गहराई के साथ प्रेशर इस तरह से चेंज होता है, जहां पर रॉ जो है डेंसिटी है उस फ्लूइड की, जिसको हम यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं। कंपटीशन लेवल पे जाएंगे, डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, और डेंसिटी किसी रूल को फॉलो करते हुए चेंज हो सकती है, तो ये वेरिएबल हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली फिर हमें यहाँ पे कैलकुलस लगानी पड़ेगी। प्रैक्टिकली बात करें तो नीचे वाला पानी ऊपर वाले पानी से दबता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, कंप्रेस हो जाता है। हालांकि हमने पढ़ा आइडियल फ्लूइड जो होता है, आदर्श द्रव, वो जो है इनकम्प्रेसिबल होता है। 7 पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड passing any point every second in a pipe of non-uniform cross section is the same in the steady flow। जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो, क्योंकि कहीं पर वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, स्टेडी फ्लो। यानी वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो प्रोडक्ट है VA इज कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। V is the velocity, A is the area of cross section। जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसको आप ऐसे ध्यान में रखें कि जब आप गार्डन में पौधों को पानी दे रहे होते हैं और आपको पानी दूर तक पहुंचाना होता है, पाइप छोटा है, पानी आपको दूर तक पहुंचाना है, तो आप क्या करते हैं, आप आगे अंगूठा लगाकर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं, और अंगूठा लगाने से जब एरिया कम होता है तो पानी की वेलोसिटी वो बढ़ जाती है बच्चों, और उसकी वजह से पानी दूर तक जाता है। सो वेलोसिटी और एरिया का ये सीधा सीधा रिलेशन है। इसी तरह से एक कहावत है जो मैंने पहले भी लेक्चर में आपको याद दिलाया था, गहरे पानी पैठ। जो पानी जितना गहरा होता है उतना धीमा बहता है, और जो उथला होता है यानी कम गहरा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। जब कोई नदी नाला बह रहा है तो आप उसमें अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर नदी की गहराई ज्यादा होगी वहां पर वेलोसिटी कम होगी, और जहां नदी की गहराई कम होगी वहां पर वो तेज बहती हुई दिखाई देगी। बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एज वी मूव अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, किसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग अगर हम चल रहे हैं, the sum of the pressure P, the kinetic energy per unit volume यानी rho v square by 2 and potential energy per unit volume यानी rho g by remains a constant। So इसको हम per unit volume ले सकते हैं, बिना यूनिट वॉल्यूम के यानी टोटल भी ले सकते हैं, तीनों तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। पर यूनिट मास भी ले सकते हैं बच्चों। तो P प्लस rho v स्क्वायर बाय 2 प्लस rho g बाय इक्वल टू कांस्टेंट, ये मैथमेटिकल फॉर्म है बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट है द इक्वेशन इज बेसिकली, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में है। द इक्वेशन इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू नॉन विस्कस फ्लूइड मोशन इन स्टेडी स्टेट। तो कंडीशन है, यानी बर्नौलीज थ्योरम लगाने के लिए कुछ शर्तें पूरी होना जरूरी है। तो नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, स्टेडी स्टेट होनी चाहिए। देयर इज नो फ्लूइड व्हिच हैव जीरो विस्कोसिटी, प्रैक्टिकली जीरो विस्कोसिटी वाला कोई फ्लूइड नहीं होता। सो द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली अप्रॉक्सीमेटली, आंशिक रूप से सत्य है। द विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन एंड कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, उसकी वजह से एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है, दो shear strain in a fluid does not require shear stress, shear stress बिना लगे ही shear strain डेवलप हो जाती है फ्लूइड में, फ्लूइड खिसकता चला जाता है। When a shear stress is applied to a fluid, the motion is generated which causes the shear strain growing with time। लगाकर हटा भी दिया अगर shear stress तो भी strain बढ़ता जाएगा। The ratio of shear stress to the time rate of shearing strain is known as coefficient of viscosity eta। तो ये एक और डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, जो आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलती है, इसलिए आप इसे अंडरलाइन करें और अपनी मेमोरी में फीड करें। रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द टाइम रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन, नॉट डायरेक्टली स्ट्रेन। अगर शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन बोलते हैं तो बच्चों ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती, यानी शियर मॉडुलस होती, ठीक है, शियर मॉडुलस बन जाती। तो ये शियरिंग स्ट्रेन की रेट है, उसको विस्कोसिटी ईटा से दिखाते हैं। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग एंड आर डिफाइंड इन द टेक्स्ट। 10th पॉइंट है, स्टोक्स लॉ स्टेट दैट viscous drag force F on a sphere of radius A moving with velocity V through a fluid of viscosity eta is missing here, तो यहाँ पर eta और आना चाहिए, viscosity eta is F equal to -6 pi eta AB। माइनस क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स के बीच डायरेक्शन का जो रिलेशन है वो है अपोजिट, फोर्स और वेलोसिटी। फ्लूइड इधर बह रहा होगा तो फोर्स उसके अगेंस्ट लग रहा होगा, विस्कस ड्रैग। तो ये जो बोल्ड लेटर्स में ये वेक्टर्स हैं और इसीलिए यहाँ पर एक माइनस साइन आया। अगर आप ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं इसको तो बिना माइनस के लिख सकते हैं। द ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस
in a fluid is determined by a dimensionless parameter जिसको हम रेनॉल्ड्स नंबर के नाम से जानते हैं. So R equal to rho Vd upon eta. ये रेनॉल्ड्स नंबर ही तय करता है कि फ्लो कब लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. Where d is a typical geometrical length associated with the fluid flow and the other symbols have their usual meanings. रॉ फ्लूइड की डेंसिटी है, d डायमीटर ऑफ पाइप है, v वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ईटा उसकी विस्कोसिटी है. पॉइंट नंबर 12 है सरफेस टेंशन इज ए फोर्स पर यूनिट लेंथ और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. इन दोनों ही तरीकों से हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं. दोनों लैंग्वेज एप्रोप्रिएट है. सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कह लें इसको या फोर्स पर यूनिट लेंथ कह लें. एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस between the liquid and the bounding surface. It is the extra energy that the molecules at the interface have as compared to the interior. तो ये सरफेस एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि इंटरफेस वाले मॉलिक्यूल्स बियर करते हैं. नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर की. तो पॉइंट्स टू पॉन्डर में पहला पॉइंट है प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी. आपसे पूछा जाता है प्रेशर कैसी है. प्रेशर को हम स्केलर मानेंगे. द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर एज फोर्स पर यूनिट एरिया में गिव वन फॉल्स इंप्रेशन दैट प्रेशर इज अ वेक्टर क्योंकि फोर्स उसमें आ रहा है. द फोर्स इन द न्यूमरेटर ऑफ द डेफिनेशन इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया अपॉन विच इट इज इम्प्रेस्ड. यानी F परपेंडिकुलर है वो. while describing fluids as a conceptual shift from particle and rigid body mechanics is required. तो फ्लूइड्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करना होता है सॉलिड्स को वहां पर और फ्लूइड्स को डिस्क्राइब करते हैं तो डिफरेंस क्या आता है? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स चाहिए होती है. ठीक है पार्टिकल्स के लिए. वी आर कंसर्न विद प्रॉपर्टीज दैट वैरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड. जबकि फ्लूइड में प्रॉपर्टीज पॉइंट टू पॉइंट वैरी कर रही है. Second point, one should not think of pressure of a fluid as being exerted by on a solid like the walls of a container or a piece of solid matter immersed in the fluid. जो प्रेशर है फ्लूइड का वो उस तरह से नहीं ले सकते हम. प्रेशर एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स इन ए फ्लूइड. फ्लूइड में सभी पॉइंट्स पर काम करता है. एन एलिमेंट ऑफ ए फ्लूइड कोई सा भी हिस्सा अगर हम लें सच एज द वन शोन इन फिगर 10.2 वो आप देख सकते हैं is in equilibrium. वो equilibrium में क्यों है? Because the pressure exerted on various faces are equal. सभी तरफ से आने वाला प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है और प्रेशर का एक्सप्रेशन P इक्वल टू PA एटमॉस्फेरिक प्लस rho GH हाइट h की वजह से होल्ड्स ट्रू. ये सत्य रहेगा if fluid is incompressible. तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो ये सही रहेगा. practically speaking it holds for liquids. सिर्फ लिक्विड्स के लिए which are largely incompressible and hence is a constant with height. पर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें गैसेस की बात करें तो निश्चित रूप से वो गैसेस इनकम्प्रेसिबल नहीं है. ऊपर वाली गैसेस नीचे वाली गैसेस को दबाती हैं तो नीचे डेंसिटी बढ़ जाती है. तो गेज प्रेशर की बात करें गेज प्रेशर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. कई लोग इसको रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं. गेज को पढ़ते हैं गॉज जो कि गलत है. ठीक है गेज प्रेशर इसको नापते हैं. गेज प्रेशर का मतलब प्रेशर का डिफरेंस और जो इसको नापेगा गेज प्रेशर को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं प्रेशर गेज. इसी तरह से थिकनेस शीट की थिकनेस को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्क्रू गेज क्योंकि वो गेज यानी डिफरेंस नापता है. सो आप लोग सही प्रोनाउंस करें इसको. सो गेज प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे आपके गाड़ी के टायर में जो हवा भरी गई है तो उसको कौन नापेगा? प्रेशर गेज नापेगा और वो प्रेशर का डिफरेंस बताएगा. मींस वो बताएगा गेज प्रेशर. तो P minus PA equal to PG. G stands for gauge, A stands for atmospheric. Many pressure measuring devices measure the gauge pressure. These include the tire pressure gauge and the blood pressure gauge जिसको हम स्पाइगेमेनोमीटर कहते हैं. ओके स्पाइगेमोमेनोमीटर मैनोमीटर
मैनोमीटर तो हम फैमिलियर हैं, ठीक है। उसके आगे ये स्पाइक स्पाइक स्पाइगमो मैनोमीटर, स्पाइगमो मैनोमीटर। A streamline is a map of fluid flow. In a steady flow, two streamlines do not intersect. ये वैसे ही है जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, उसी तरह से दो स्ट्रीम लाइन भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एज इट मींस दैट द फ्लूइड पार्टिकल विल हैव टू पॉसिबल वेलोसिटीज एट द पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, अब देखो बच्चों एनसीईआरटी में भी प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर। ये सिद्धांत है ना कि प्रधान या प्रमुख, ठीक है। तो बच्चों से तो फिर क्या अपेक्षा की जाए, बच्चे तो गलत कर ही सकते हैं जब इवन एनसीईआरटी बुक में प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत रह गई है। कोई बात नहीं, गलती तो हमसे होती है। बर्नौलीज प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड इन प्रेजेंस ऑफ विस्कस ड्रैग ऑन द फ्लूइड, वहां काम नहीं करेगा। द वर्क डन बाय दिस डिसिपेटिव विस्कस फोर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन दिस केस, क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाएगी। वो वाला जो वर्क हुआ है विस्कस ड्रैग के अगेंस्ट, डिसिपेटिव फोर्स के अगेंस्ट, उसको भी हमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे फ्रिक्शन जहां पर होता है तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉलिड्स के केस में हमने पढ़ा था। एंड P2 in figure 10.9 will be lower than the value given by equation 10.1, क्योंकि प्रेशर का लॉस होगा, कम हो जाएगी प्रेशर। एज द टेम्परेचर राइजेस द एटम्स ऑफ लिक्विड बिकम मोर मोबाइल एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा फॉल्स, है ना, क्योंकि गाढ़ापन कम हो जाएगा अगर वो लिक्विड है। इन ए गैस, गैस में क्या होगा, टेम्परेचर राइज इंक्रीजेस द रैंडम मोशन ऑफ एटम्स, और उसकी वजह से ईटा इंक्रीज हो जाता है। तो गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है, लिक्विड्स की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने पर घटती है। द क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द ऑनसेट ऑफ turbulence is in the range 1000 to 10,000 depending on the geometry of the flow। ज्यादातर क्या होता है, फॉर मोस्ट केसेस अगर 1000 से कम है रेनॉल्ड्स नंबर, उसका मतलब है लैमिनार फ्लो, और 1000 2000 के बीच में जब बदलता है तो अनस्टेडी हो जाता है फ्लो, और ग्रेटर देन 2000 के लिए टर्बुलेंट फ्लो होता है। Surface tension arises due to excess potential energy of the molecules on the surface in comparison to their potential energy in the interior। इस वजह से सरफेस टेंशन एग्जिस्टेंस में आता है, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के मॉलिक्यूल्स की होती है, और कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, इसलिए सरफेस पर मॉलिक्यूल नहीं जाना चाहते, इसलिए सरफेस तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। Such is surface energy is present at the interface separating two substances, at least one of which is a fluid। ठीक है, जो इंटरफेस चाहिए उसमें से एक फ्लूइड का होना जरूरी है। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल फ्लूइड अलोन। तो आपको ये बात भी समझना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो सरफेस एनर्जी है खाली एक फ्लूइड का फंक्शन नहीं है, सिंगल फ्लूइड का, ये सरफेस का फंक्शन है, तभी इसका नाम सरफेस एनर्जी, इंटरफेस का फंक्शन है। दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे, वहीं सरफेस एनर्जी एग्जिस्टेंस में आएगी, चाहे दो लिक्विड हो, चाहे लिक्विड और सॉलिड हो, चाहे लिक्विड और एयर हो। ये टेबल आप तैयार कर सकते हैं जिसमें डायमेंशंस, यूनिट और रिमार्क्स लिखे हुए हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को ही कहते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों इसमें इतना ही। हैप्पी लर्निंग टिल नेक्स्ट